आपका न्यूज एट 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद सीधे बात होगी खबरों की और श्रीनगर की यूएपीए की एक अदालत में अपराधी और नशा तस्कर जावेद अहमद ठक्कर ने सरेंडर कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी की आतंकरोधी शाखा को जावेद अहमद ठक्कर की तलाश थी। एसआईए के मुताबिक जावेद अहमद ठक्कर नार्को आतंकवादी फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ था और इसके सरेंडर के मामले में जांच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लंबे समय से एसआईए को इसकी तलाश थी और अब श्रीनगर की यूएपीए की एक अदालत में अपराधी और नशा तस्कर जावेद अहमद ठक्कर ने खुद सरेंडर किया है। जावेद अहमद ठक्कर नार्को आतंकवादी फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ था। माना यह जा रहा है कि इसके सरेंडर करने से इस तरह के और मामलों में जांच आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जावेद अहमद ठक्कर ने सरेंडर किया है। श्रीनगर की यूएपीए कोर्ट में यह सरेंडर किया गया है। नशा तस्कर है जावेद अहमद ठक्कर और कई तरह की नशा तस्करी की एक्टिविटीज में संलिप्त था। नार्को आतंकवाद फाइनेंसिंग से भी जुड़ा हुआ था। एसआईए इस पूरे मामले में ठक्कर की तलाश कर रही थी और इसने खुद श्रीनगर की यूएपीए कोर्ट में सरेंडर किया है। नार्को टेररिस्ट फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ था ठक्कर और इसका सरेंडर करना कहीं ना कहीं इस तरह की जांच को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर की यूएपीए कोर्ट में जावेद अहमद ठक्कर ने सरेंडर किया है। एसआईए को लंबे समय से इसकी तलाश थी और अब इसने खुद सरेंडर कर दिया है। नार्को टेररिस्ट फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ था और आगे जांच में इसके सरेंडर करने से काफी सहयोग मिलेगा, आसानी होगी। और कश्मीर में 40 दिवसीय चिलाई कलान की शुरुआत हो गई है। इस दौरान कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ती है। लोग इस अरसे के लिए घरों में जरूरी सामान इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ पर्यटकों को कुदरती नजारा भी देखने को मिलता है। कश्मीर में सर्दियों के शहंशाह चिल्लाई कलां का आगाज हो चुका है। 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 40 दिनों तक रहने वाले इस चिल्लाई कलां में शदीद सर्दी होती है। ताहम इस बार कश्मीर में चिल्लाई कलां शुरू होने से कबल ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिला। चिल्लाई कलां आते ही गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर मकामात पर शदीद सर्दी से बेशतर आबी ज़खायर मुंजमद हो गए। सड़कों पर पानी के जम जाने से फिसलन हो गई है। वादी कश्मीर के लोगों को सर्दी के मजीद 2 मरहलों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें चिल्लाई खुर्द और चिल्लाई बच्चा के नाम से जाना जाता है। जहां चिल्लाई खुर्द 20 दिनों के अरसे पर मुहित होता है, वहीं चिल्लाई बच्चा 10 दिनों का होता है। ताहम चिल्लाई कलां के मुकाबले में इन दोनों मरहलों में सर्दी की शिद्दत कम होती है। चिल्लाई कलां के दौरान वादी कश्मीर में बर्फबारी होती है। सर्दी अपने शबाब पर होती है। आज से चिल्लाई कलां तो शुरू हो गया है। इसमें हमारी जो देखा जाए सर्दियों के लिए हमारी तैयारी जो थी वो भी अभी आधी पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन अब हमें मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे ठंड के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे जैसे कि फ्रीजिंग टाइम में टेम्परेचर जो गिर जाता है उसकी वजह से पानी के नल जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। हाँ, जो चिल्लाई कलां से पहले यहाँ इस साल सर्दी की लहर ज़्यादा आई है। बहुत सर्दी थी यहाँ, क्योंकि सर्दी में हमें मुश्किलात बहुत करना पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ का जो विंटर है वो बहुत हमें महंगा होता है। सर्दी तो बहुत है, हमको आज बहुत कपड़े पहनने पड़ते हैं। सर्दी इस टाइम बहुत आ रही है। आज चिल्लाई कलां स्टार्ट हो रही है सुबह से ही। कश्मीर में सयाहती मकामात पर खुशनुमा मनाजिर सयाहों के लिए नया तजर्बा होता है। सयाह कहते हैं कि यकबस्ता आवेजा होना और पानी का जम जाना उनकी जिंदगी के यादगार लम्हात बन जाते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ कश्मीर पहली बार आई हूँ और जो कश्मीर में 40 डेज के जो कूलेस्ट पीरियड होता है ना वो शुरू हो चुका है। ये आप ये फ्रोजन वाटरफॉल से भी देख ही सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइफ में पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। पहली बार ऐसा देखा है जो फ्रीज वाटरफॉल है। काफ़ी जगह घूमे हैं लेकिन ऐसी जगह हमने कभी कहीं नहीं देखी। हम यहाँ माइनस में टेम्परेचर है, बहुत कड़ाके की ठंड हो गई है, को स्पेशली देखने आए हैं। बहुत बढ़िया सर्दी हो रही है कश्मीर में, बहुत ठंड है और बहुत मज़ा आ रहा है। हम दिल्ली से आए हैं
और जन्नत जैसा फील हो रहा है, एकदम जन्नत, जो कश्मीर को कहते हैं जन्नत, वही एकदम फील हो रहा है। एक तो कश्मीर में बहुत ठंड है और दूसरा ये जो फ्रोजन लेके, ये लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा है हमने और बहुत ही सुंदर है ये। चिल्लई कलां के दौरान सड़कों पर पानी जमा हो जाने से लोगों को दुश्वारियां भी होती हैं। एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को, पूरी कायनात को, सबको यहाँ आना चाहिए। मैं तो इनको संभाल के लेके जा रहा हूँ, बट एक्सपीरियंस वंडरफुल है और अभी तक गिरा भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। कश्मीर के लोग चिल्लई कलां से कब्ल ही ग़िज़ाई अजनास और अशियाए ज़रूरिया जमा कर लेते हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए रिवायती कांगड़ियों और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते हैं। चिल्लई कलां में बिजली और पानी की किल्लत भी होती है, साथ ही कारोबार भी मुतासिर रहता है। इस अरसे में कश्मीर में गुजर बसर करना जहां दुश्वार होता है, वहीं एक अलग अनोखी छोटी सी दुनिया भी नजर आती है। वादी कश्मीर में 40 रोज़ा चिल्लई कलां शदीद सर्दी का पहाड़ बनकर लोगों पर टूट पड़ा है। ताहम इस बार चिल्लई कलां से पहले ही मौसम ने शदीद सर्दी से दस्तक दी और अपने सख्त तेवर दिखाए। मौसम ने वादी के लोगों को ठठरती सर्दी से झंझोड़ के रख दिया। अब जो भी बची कुची कसर ही होगी वो अब शायद चिल्लई कलां पूरा करने में नजर आ रहा है। ये बात भी ज़रूर है कि चिल्लई कलां का अपना एक अलहदा लुत्फ़ होता है और सयाहती एतबार से भी काफ़ी अहम होता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन, हुर्रा। तो वादी कश्मीर में चिल्लई कलां का आगाज हो चुका है। अगले 40 दिन तक बर्फबारी के साथ जमकर कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। घाटी के अधिकांश हिस्सों में रात का पारा 0 से नीचे चल रहा है। नदी नालों में पानी जम जाता है। चिल्लई कलां 21 दिसंबर से शुरू होता है और 29 जनवरी तक रहता है। चिल्लई कलां से पहले घाटी शीतलहर की चपेट में है। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग में रात का तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। श्रीनगर का रुख करते हैं। रईस हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। रईस, चिल्लई कलां की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि जो आम लोग हैं कश्मीर के, उनके लिए ये नई बात नहीं है। हर साल वो इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, अपना जो सामान है वो इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कितना असर इसका देखने को मिल रहा है कारोबार पर, जो रोज़मर्रा का जीवन है उस पर कितना असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि मार्केट्स लेट शुरू होती हैं, जल्दी बंद हो जाती हैं और सैलानी भी इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा कश्मीर घाटी का रुख करते हैं। तो किस तरह से चिल्लई कलां के ये 40 दिन रहने वाले हैं आगे? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज से 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक जो है ये पीरियड रहता है, पूरे 40 दिन का। हार्श विंटर्स इसको जो है वो यहाँ पे माना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी सुबह का टाइम है, काफ़ी सर्दी है। यहाँ पे जो दर्जे हरारत से जो टेम्परेचर है वो -4.3 है और इसके साथ साथ पहलगाम में -5.8 और गुलमर्ग में -3 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह सुबह जो है वो कोहरा देखने को मिलता है और इसके साथ साथ काफ़ी ठंड यहाँ पे होती है। जहाँ यहाँ के लोग इसके लिए तैयार होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से टूरिस्ट जो बाहर से यहाँ पे आते हैं, पर्यटक, आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं और गर्म कपड़ों का वो जो है वो सेवन करते हैं, गर्म कपड़े वो खरीदते हैं इस टाइम। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सुबह के टाइम ज़्यादा ठंड होती है। यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सुबह के टाइम काफ़ी कम मूवमेंट होती है टूरिस्टों की। लेकिन दूसरी तरफ से टूरिस्टों से हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि इसी मौसम का आनंद लेने के लिए वो जो मुल्क के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे आते हैं इसी मौसम का आनंद लेने के लिए। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ठंड में जो है काफ़ी पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो काफ़ी इजाफा हुआ है। लगातार जो ठंड है वो यहाँ पे बढ़ रही है, जिसके जो काफ़ी चैलेंजेस यहाँ पे पैदा करती हैं। वो लोग जिनके पास अपने घर नहीं है उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं और वहीं जो टूरिज्म विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनमें खुशी पाई जाती है, क्योंकि जितना यहाँ पे मौसम इस तरह का रहेगा, बर्फबारी होगी तो जो पर्यटक है उनके आने में भी इजाफा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कश्मीर घाटी का रुख करेंगे। तो यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो चिल्लई कलां का 40 दिन का जो हार्श विंटर्स का पीरियड है वो आज से शुरू हो गया है और सुबह सुबह
काफी सर्दी जो है, भीषण ठंड यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ रईस, आपने कहा कि जो सयाह हैं उन्हें काफ़ी खुशी है और जो टूरिस्ट और जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें काफ़ी खुशी है, उनके चेहरे काफ़ी खिले हुए हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब देश दुनिया से कश्मीर चिल्लाई कलान के दौरान जो टूरिस्ट पहुंचते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं जो एहतियात है उन्हें बरतने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उसको लेकर किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा खास तौर पर? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम प्रशासन की बात करें तो लगातार वो यहाँ पे ये इंश्योर कर रहे हैं कि विंटर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उनको दूर किया जाए। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो विंटर्स के चलते जो चैलेंजेस पैदा होते हैं उनसे निपटने के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से जो है वो तैयार है। हमारी बात हुई ड्यूकॉम कश्मीर से भी, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे आला अधिकारी है उनका भी यही लगातार कहना है कि विंटर्स के लिए जो यहाँ पे चैलेंजेस रहते हैं उनसे निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम बिजली इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उस कटौती पे भी जो है लगातार बात हो रही है और 200 मेगावाट और मंगाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ जो स्नो कटर मशीन्स है वो मंगाई गई है बाहर से, ताकि जो यहाँ पे रोड ब्लॉक रहते हैं वो ब्लॉक ना हो, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लाइवली स्टॉक है, चाहे हम फूड स्टॉक की बात करें, पेट्रोलियम केरोसिन की बात करें, तो वैसी चीज़ों के लिए भी यहाँ वेजिटेबल्स की बात करें तो उनका भी ख्याल रखा गया है। और लगातार उस पर भी जो है वो प्रशासन का कहना है कि काफ़ी बड़ी मिकदार में ये चीज़ें जो है वो मैसर रखी गई हैं ताकि विंटर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सुबह के टाइम जो है वो ठंड में इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ जो प्रशासन है वो भी वो हर मुमकिन कदम उठा रही है जिससे लोगों को आसानी हो रही है, क्योंकि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो विंटर्स के चैलेंजेस है उनसे निपटने के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही साथ वैसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल रईस, और चिल्लाई कलान आसानी से बीते आम लोगों के लिए भी और जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी इसको लेकर पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तपोटा नदी में जहरीले केमिकल से भरा टैंकर पलटा, हादसे में बाल बाल बचा टैंकर चालक। केमिकल नदी में गिरने से हजारों मछलियों की मौत। केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में लगे भाजपा विधायक हंसराज, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही संकल्प यात्रा। शिमला में भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जेबों में डाका डालने का किया कार्य। सोलन के बीएल सेंट्रल पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को नशे के प्रति किया गया जागरूक। नालागढ़ स्थित पुराना छात्र विद्यालय में यूथ फॉर एक्शन ट्रस्ट की तरफ से 8वीं वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन, खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समापन समारोह को किया संबोधित। नालागढ़ के खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से स्वीकृत कराई गई राशि, पंचायतों की बेहतरी के लिए 2 करोड़ 29 लाख की स्वीकृति। सोलन को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम जारी, अवैध कब्जों पर अधिकारियों ने चलाया पीला पंजा। एसडीएम ने कहा आगामी दिनों में भी ये मुहिम रहेगी जारी। आवारा पशुओं की समस्या का होगा समाधान, एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑफिस बनाने का लिया गया फैसला। मंडी के जेएनवी पंडोह में शुरू हुई शिक्षा में कला कार्यशाला, पीएम की स्कूल के अंतर्गत आयोजित। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोगरी और कश्मीर साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीतने के लिए विजय शर्मा और मंशूर बनिहाली को बधाई दी है। उपराज्यपाल कार्यालय से सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि इनकी रचनात्मक प्रतिभा और उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। भविष्य में इनकी सफलता की कामना करता हूं।
वहीं युवा और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर की पैरा तीरंदाज शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार खेल कूद में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये जम्मू कश्मीर के लिए गौरव का क्षण है। पैरा तीरंदाज शीतल देवी को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी की ही सरकार है जो ये कहती है वो करती है। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया जाएगा और उन्होंने ऐसा किया भी। शाह ने कहा कि उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने, जीरो टॉलरेंस की नीति बनाने और सुरक्षा कर्मियों को खुली छूट देने का वादा किया था और उन्होंने इसे पूरा भी किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप वह मान्यवर जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मिलीजुली सरकार थी, कई प्रकार की इसमें कठिनाइयां भी आती थी, मगर लंबे समय के बाद 2 बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया है इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएगी। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद, उग्रवाद और के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे। हमने दिया। इसके कारण 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63% की कमी आई है और मृत्यु में 73% की कमी आई है और पूर्वोत्तर से 70% से ज्यादा क्षेत्र से अब सपा को हटा लिया गया है। जिन्होंने अपने एजेंडा में रखा था कि हम अब सपा हटाएंगे, वो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाए। हमने नहीं रखा था, अब सपा को हटाया नहीं है, परंतु हमने इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त करी है, क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हो गई। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर रामलला विराजमान होगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के अनुरोध पर वो अपने वकीलों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की बैठक में सीट बंटवारे का मसला 31 जनवरी तक सुलझाने की बात कही गई। मसूदी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में सीट बंटवारे में विश्वास रखते हैं। के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसन मसूदी जी, आप तो खुद पिटिशनर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं कि रिव्यू पिटिशन दाखिल की जा रही है। देखिए, जब ये फैसला हुआ उसके फौरन बाद जब ये जो मुकम्मल फैसला तो ये पब्लिक डोमेन में आया तो बहुत सारी इस पर तबसरे हुए और एडिटोरियल लिखे गए, राइटअप्स लिखे गए और सबसे ज़्यादा जो है बड़ा अहम है कि जो 2 फॉर्मर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान है, तो एक रोहिंटन नरीमान जी हैं, जस्टिस रोहिंटन, और फिर जस्टिस जो हमारे दूसरे सीनियर जज साहब हैं, तो उन्होंने भी इसके बारे में अपना तबसरा किया और उन्होंने भी गैर इत्मीनानी का इजहार किया कि फैसला में कई कंट्राडिक्शंस की निशानदी की गई, कई मामले किए गए कि नहीं उन पर कोई राय नहीं की कायम की गई और कहीं पर कहा गया कि राय भी अगर कायम की गई लेकिन जो पक्ष था, जो मौक़िफ़ था पिटिशन था, उस पर कोई उसके मुताबिक नहीं है, उन जो राय थी उसके उन फैसलों पर। तो ये सारे मामले आ गए यहाँ पर।
तो उस पस मंज़र में अब ये देखा जा रहा है कि क्या इसमें एक नज़रसानी की ज़रूरत होगी। जो स्टेट को 2 हिस्से करने का मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मौखर किया, लेकिन साथ साथ ही लद्दाख को कहा कि हाँ जी वो जायज़ है, उसको जायज़ ठहराया। तो सवाल ये उभरता है कि अगर लद्दाख को जायज़ ठहराया गया तो उसका मतलब है कि सारे विभाजन को ही शायद जायज़ ठहराया गया, या अगर विभाजन को, अगर हिस्से को अगर डाउन प्ले करने को जायज़ नहीं ठहराया गया तो फिर लद्दाख का कैसा। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो हम अभी देख रहे हैं कि जो हमारे सीनियर वकला हैं जिन्होंने हमारी तरफ से बहस की, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि उनसे हम रब्ता कर रहे हैं ताकि उन पर एक उनकी हतमी राय कायम की जाए कि हमारा आगे का जो है इस फ्रंट पर, जो कानूनी फ्रंट है, आईनी फ्रंट पर हमारा आगे हम क्या पेशरफ्त होगी, हम किस सिमत में हमारा जो फैसला होगा वो जाएगा। क्या नज़रसानी की दरख्वास्त करनी चाहिए या हमारे कानूनी तौर पर और भी कोई हमारे पास ऑप्शन है। ये सिर्फ एक कानूनी आईनी मामला नहीं है। देखिए हमारी जिद्दजहद है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ख़त्म नहीं होती है। ये एक असल में ये एक एसेंशियली एक सियासी मामला है और हमारी जो जिद्दजहद है वो सियासी जिद्दजहद जारी रहेगी। मोहम्मद सरताज मदनी की अध्यक्षता में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नवगठित संसदीय बोर्ड ने श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आगामी संसदीय चुनावों की रणनीति और बोर्ड की नई कार्य योजना पर चर्चा की गई। चुनाव पूर्व गठबंधन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तनाव पर मदनी ने कहा कि चुनाव पूर्ण गठबंधन के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। देखिए, इस 370 और 35 को बचाने के लिए ही मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, अगर आप सब लोगों को याद होगा। अब जो आगे होगा वो हमारी पार्टी बैठेगी, लीडरशिप बैठेगी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हम तो चाहेंगे अगर ऑल इज वेल है तो इलेक्शन हो जाए। ये तो पंचायत का इलेक्शन उन्होंने टाल दिया, अर्बन लोकल बॉडीज का टाल दिया। अगर ऑल इज वेल है तो पंचायत का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यूएलबी का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, फिर असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऑल इज वेल, हम तो चाहेंगे ऑल इज वेल हो, इनकी बात सही हो और इलेक्शन कराएं ताकि लोगों को एक अपनी हुकूमत मिल जाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य जे मीर ने कहा है कि इंडिया अलायंस की बैठक में सीट बंटवारे और अन्य पहलुओं पर सहमति बन गई है। मीर ने कहा कि संसदीय चुनाव में मुकाबला पूरी तरह से इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच होगा। मीर ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित जम्मू कश्मीर में गठबंधन के सभी हितधारकों के बीच एक आम सहमति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही इंडिया अलायंस गठबंधन का एजेंडा भी सामने होगा। आने वाली लड़ाई 2024 में बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस, जो आपने कल देखा कि पूरे 28 पार्टीज का एक मसवदा तैयार हुआ जिसके तहत में सीट शेयरिंग का भी होगा, एजेंडा ऑफ अलायंस भी तय हो रहा है और पूरे देश में उस एजेंडे में जम्मू कश्मीर का ये तहफ़्फ़ुज़ ज़मीन, जॉब, कल्चर और रिसोर्सेज का। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि एक मसवदा पूरे देश के सामने जल्द आएगा और सीट शेयरिंग होगा, कंफर्टेबली होगा, उसमें कोई हिच नहीं आएगा। हमारी कोशिश है बीजेपी और उनके हमराह जो लोग हैं, जो उनका अलायंस है, उनका भी कागजी तौर दिखाने को 36 पार्टियों का अलायंस है, वहां अकेले बीजेपी नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की भी कोई पार्टी उनके साथ में होगी, एक तरफ वो होंगे, एक तरफ हमारे इस इंडिया अलायंस की तरफ से हर पार्लियामेंट में एक ही कैंडिडेट होगा, और ताकि लोगों को वोट डिवाइड करने का कोई चांस न रहे, वो सारे मिलकर के एक निशान, एक कैंडिडेट पर अपना वोट करेंगे। तभी मुमकिन है कि 2024 में भारत में तब्दीली आएगी, एक खुशगवार सरकार पैदा होगी जो लोगों के। बीजेपी के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने पीपीडी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश के बारे में फर्जी आंकड़े दिखाकर पीडीपी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पीडीपी द्वारा जो ट्वीट किया गया है, इन्वेस्टमेंट के आंकड़े दिए गए हैं और ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि वो जानते हैं कि किस प्रकार से डेवलपमेंट का दौर है और आज जिस प्रकार से इन्वेस्टर्स जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री के माध्यम से या दूसरे माध्यम से आ रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इन लोगों का काम है गुमराह करना, लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं उनको डिमोरलाइज करना, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लोग इनकी फितरत जानते हैं और इनकी फितरत से अच्छी तरह से उनको जानकारी है।
तो कोई ऑफिशियल आंकड़े दे, कोई सरकारी आंकड़े दे तो बात है, लेकिन इनके आंकड़े अपने हैं और मुझे लगता है कि इससे लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को लेकर के फ्रस्ट्रेशन इनमें आई है, उसी का ये परिणाम है कि गलत जो चीजें हैं उसको ट्वीट कर रहे हैं। आगे बढ़ते उपमंडल रामसू में सड़क निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर की गार्डर से गिरने से मौत हो गई है। मजदूर का संबंध बिहार के बेगूसराय से है। वो सीगल इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहा था। रामसू गांगोर के बीच निर्माणाधीन पुल से काम करते समय गिरने से एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे रामसू अस्पताल ले जाया गया। मजदूर की हालत गंभीर होने पर उसे बनिहाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। निर्माण कंपनी सीगल इंडिया पर मजदूरों का आरोप है कि कंपनी बिना सुरक्षा उपाय और मेडिकल सुविधा के निजी ठेकेदारों के साथ निर्माण करा रही है, जिससे ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। मरने वाला मजदूर बिहार के बेगूसराय का रहने वाला बताया जा रहा है और इस कंपनी पर भी जो तमाम मजदूर हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि बिना सुरक्षा उपकरणों के, बिना किसी मेडिकल सुविधा के यहां पर मजदूरों से काम लिया जा रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए अभी इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद बात होगी हिमाचल की।